जय हिंद दोस्तों। CSK गेम में आप लोग को स्वागत है। एवरीबॉडी गुड गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वह है हमारा सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, 40 से 41। और इसी में से सब क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय आपके एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन इसमें छूटने की कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन छूटेगा तो है ही नहीं, तो फिक्स गारंटी है। और कैसे लिखना है, यहाँ से जानबूझ के मैं कॉपी पे लिख कर आपके बता के लाया हूँ कि कैसे लिखना है कॉपी को। बड़ा मजा आने वाला है। देखिए दोस्त, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। एग्जाम के साथ और एग्जाम के बाद भी आपके साथ हम रहेंगे। एग्जाम के तक तो साथ 100% रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। हिस्ट्री का शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? तो यह क्वेश्चन का आंसर में हम लोग चलते हैं। मेजनी कौन था दोस्त? देखिए, मेजनी साहित्य गणतांत्रिक विचारों का समर्थक समर्थक और योग्य सेनापति था। ठीक है। उसका संबंध गुप्त सैनिक संगठन कार्बोनरी से था। उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। देखिए, मेजनी तो कौन था? तो साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, युग सेनापति था। ये याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है। और वह कार्बोनरी संगठन का स्थापना किया था, और इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की भी स्थापना किया था। चलिए, इतना मेजनी के बारे में जानेंगे आराम से। एक नंबर में भी पूछा जाएगा तो आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। मेटरनिक युग क्या है? यूरोप इतिहास में 1815 से 1848 की अवधि में मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया पर शासन किया। इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय इतिहास में 1800, देखिए इसको सन को याद रखिएगा। 1800 कितना, 1815 से 1848 ईस्वी की अवधि में मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया पर क्या किया? शासन किया। और इसी काल को मेटरनिक गुप्त युग के नाम से जाना जाता है। चलिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है वीडियो कमेंट में? आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्त, कहीं प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, खूनी रविवार क्या था? एवरी क्वेश्चन 3 का आंसर कीजिए। खूनी रविवार है क्या? क्या था या क्या है? चलिए एवरीबॉडी, तो इसमें देखिए 4-5 ईस्वी में खूब मजा आएगा खूनी रविवार देखने के लिए। मैटर है, सन 1904-5 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में जब रूस जापान जैसे छोटे देश से क्या हुआ, हार गया, तो वहाँ के जनता यानी रूसी जनता, वहाँ की जनता रूसी सैनिक के विरुद्ध में रोटी दो के नारे के साथ पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़ने लगे। तो जार के सैनिकों के द्वारा निहत्थे लोगों पर क्या किया गया? गोलियां बरसाया गया, जिसमें बहुत से लोग बहुत से लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ था। इसी कारण इसे नाम खूनी रविवार कहा जाता है, जो 9 जनवरी 1905 को हुई थी। कब हुई थी? तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। इसे हम खूनी रविवार कहते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, खूनी रविवार में होता क्या है, जापान जैसे छोटे देश से रूस हार गया, तो रूस के लोग रोटी दो सैनिकों के खिलाफ रोटी दो के नारे लेके बढ़ने लगे। अब रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। वहाँ के जार के सैनिकों ने निहत्थे लोगों को गोली बरसा दी, बहुत लोग की जान चली गई। यह घटना रविवार को दिन हुआ था, इसलिए इसका नाम खूनी रविवार रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है? तो रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो नवंबर 1917 ईस्वी को समसेविकों और बोल्शेविकों के बीच हुआ था, जिसका प्रमुख लेनिन था। इस क्रांति से रूस में नव निर्माण शुरू हुआ। देखिए, अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। सन याद रखिएगा, हिस्ट्री है, बाकी तो लिखा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये देखिए कितना मस्त लिख के जानबूझ के लाए हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जो
आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा कॉलम से, ठीक है ना, मेरे मैटर को खुद ध्यान से देखिएगा। आप एग्जाम में कॉलम से लिखिएगा, इसलिए मैं कलम से ही लिख के आपके सामने लाया हूँ कि आपको एग्जाम में लिखने में सहूलियत मिले, समझ में आ रहा है ना, ताकि एग्जाम में लिखना है कलम से, प्रिंट नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था, 5। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि वहाँ के मालिकों का असीमित अधिकार था। इसमें मजदूर को अपने मालिकों के यहाँ गुलामी करके रहना पड़ता था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब हुआ एक तरफ सिर्फ, मैंने मजदूरों को कुछ कुछ कोनो चीज़ का अधिकार नहीं था और मालिक के पास बहुत ज़्यादा अधिकार था। जब बताइए इतनी प्रॉब्लम होगी तो यार वहाँ पे मजदूर को क्या होना पड़ेगा, घुट घुट के रहना पड़ेगा। यही था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। जिनेवा समझौता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। देखिए जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी को जिनेवा में अमेरिका और रूस के बीच हुआ था, जो पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था। कब हुआ था, तो 1954। किसके बीच, तो रूस अमेरिका। इसका परिणाम क्या हुआ, तो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। तो इस चीज को याद रखिएगा, जिनेवा समझौता 1954। कब हुआ था, 1954। किसके बीच, रूस अमेरिका। परिणाम क्या हुआ, वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, इस मैटर को ध्यान से देखिएगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया 1920 ईस्वी में लाया गया था। इस आंदोलन में पहली बार सभी वर्गों और समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, उसी के बारे में जानते हैं। बढ़ चढ़ के भाग लिया था, इसमें किसान, मजदूर, आम जनता, सेवकों ने भी भाग लिया, जिस कारण इसे पहली जन आंदोलन कहा गया। ठीक है, जन आंदोलन मतलब होता है जनता के द्वारा। जन मतलब क्या होता है, देखिए जन के मतलब होता है दोस्त जनता, क्या होता है, जनता। तो यह प्रथम जन आंदोलन था क्योंकि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के क्या हुए थे, भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त परिचय दे। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा बिहार के चंपारण में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को तीन कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाना था। इस पद्धति में किसानों को अपनी भूमि के 20 कट्ठा में से 3 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे अंग्रेज अपनी मनमानी दम पर खरीदा खरीदा मतलब खेती कराते थे। किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, 3 कठिया प्रणाली था, मतलब 20 कट्ठा जमीन जो है ना, आप उसमें से 3 कट्ठा जो नमूना जमीन है उसमें नील की खेती करना होता था, और नील की खेती करने से भूमि हो जाती थी बंजर। अब किसान तबाह हो जाता था और जबरदस्ती अंग्रेज वो कराता था सब। तो 1916 ईस्वी में जब लखनऊ समझौता में बिहार के चंपारण जिला के राजकुमार शुक्ला ने गए तो बोले कि चलिए महात्मा जी, गांधी जी को बोले कि चलिए ना, यहाँ पे बहुत कष्ट हो रहा है। तो गांधी जी 1917 में आए, चंपारण मोतिहारी में आए। वहाँ पे उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया कि आप लोग यहाँ आप चले जाएं, आप शांति के लिए खतरा है। गांधी जी नहीं माने, फिर उनको बेल हुआ, विरोध किए, लास्ट में लगा यहाँ पे इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यह पहला किसान आंदोलन था जो हमारे बिहार के पश्चिमी चंपारण चंपारण जिला में हुआ था। उसमें पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों एक में था। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। चंपारण आंदोलन 1917 किसने किया था, तो महात्मा गांधी। यह क्या था, तो किसान आंदोलन था। क्यों था, तो 3 कठिया प्रणाली और नीलहा खेती। 3 कठिया प्रणाली मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। कौन भूमि, नमूना भूमि। क्या करना होता था, नील की खेती। क्यों, तो जबरदस्ती। किसान क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से वो खेत बंजर हो जाता था। मान लीजिए जिसका खूब ध्यान से देखिएगा इधर, जिसका 12 कट्ठा खेत है, ठीक, तो 3 कट्ठा इस साल नील की खेती कर दिया, बचा कितना, 9 कट्ठा। फिर 3 कट्ठा कर दिया, बचा कितना, 6 कट्ठा। फिर 3 कट्ठा कर दिया, यानी भूमि बंजर हो जाता था। उस समय कृषि के लिए किसी कोई भी तकनीकी
तकनीकी व्यवस्था नहीं थी। अब बताइए तो किसान भूखे मरेगा ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए गए, ठीक है, जिसमें काम करने के लिए मजदूर को ग्रामीण क्षेत्र से लाया गया। वहाँ उनके रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण वे कारखानों के पास छोटे छोटे मकान बनाकर रहने लगे, जहाँ बिजली, पानी, साफ सफाई किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, जिस कारण स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। वही स्लम पद्धति देखिए बहुत वहाँ पे गंदगी फैलने लगा, लोग मरने लगे, और जो भी वहाँ के जो होशियार लोग थे वह इनके समर्थन में गए, मतलब कि मजदूरों को, तो फिर पैसा लेके फैक्ट्री के मालिक से पैसा लेके छुपा गए। तो इसी में किसकी शुरुआत हुई, स्लम पद्धति की शुरुआत हुई, ठीक है ना। गुड। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। औद्योगिकरण ने मजदूरों की जीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। ये औद्योगिकरण ने मजदूरों को जीविका को प्रभावित किया, तो कैसे प्रभावित किया, मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार प्रभावित किया, यहाँ पे देखिएगा दोस्त, औद्योगिकरण ने मजदूरों की जीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारखानों में मजदूरों के स्थान पर मशीन का उपयोग होने लगा, जिसमें मजदूर बेरोजगार हो गए और उनकी जीविका छीन गई। ये कहा जाता है ना, उद्योग बढ़ेगा ना तो रोजगार बढ़ेगा, बात तो सही है। लेकिन औद्योगिकरण जब बढ़ेगी तो मशीन की संख्या बढ़ेगा। जैसे पहले गांव में दोस्त रोड जो भराई का काम होता था ना, तो मजदूर 10 मजदूर 50 मजदूर काम करके यहाँ पे माटी इकट्ठा करके इसको भरते थे, ठीक है, दोनों तरफ से भर देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, जेसीबी आ रहा है, काट काट के भर रहा है, यानी मजदूरों को अब कोई आवश्यकता नहीं है, और जनसंख्या बढ़ ही रहा है। तो जनसंख्या बढ़ रहा है, दिन दूना रात चौगुना, अभी हम लोग 140 करोड़ देश में हो गए हैं। और सबसे बुरा हाल तो बिहार के बाद, जहाँ गढ़ा गुड़ही नजर आई समझिए बिहार आ गई। बिहार की जनसंख्या लगभग इस समय 12 करोड़ हो गया है, ठीक है ना। अभी तो जनगणना हो रहा है, देखिए ना आपको कैसे मजा आ रहा है। लगभग कितना करोड़ हो गया है दोस्त, तो 12 करोड़, ठीक है। तो 12 करोड़ जनसंख्या में उद्योग तो है ही नहीं है बिहार में, साफा नहीं है। अब बताइए, और रोड भरने के लिए, काम करने के लिए मशीन आ गया, तो जो भी मजदूर को काम मिलना चाहिए किसी को नहीं मिल रहा है। उद्योगीकरण ने क्या किया, इसको जीविका छीन लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। शहरों ने किन समस्या को जन्म दिया। तो शहरों ने निम्नलिखित समस्या को जन्म दिया, क्या दिया, जनसंख्या घनत्व की समस्या, मलिन बस्ती का उदय, उसके बाद अपराधी प्रकृति में वृद्धि। ठीक है भाऊ, शहरों ने किस समस्या को जन्म दिया। जब शहर होगा तो लोग वहाँ ज़्यादा होंगे। शहर का मतलब होता है जनसंख्या ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे दोस्त रोजगार होता है। तो जहाँ रोजगार होगा वहाँ तो लोग जाएंगे, लोग जाएंगे तो प्रदूषण की समस्या होगी। जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होगा, जैसे एक रूम में 10 गो लोग रहते हैं, मुंबई में चले जाइए, जितने लोग काम करने जाते हैं एक रूम में 10 गो लोग रहते हैं, 5 गो नाइट में काम करते हैं, 5 गो डे में करते हैं। तो बताइए उन लोग का बाथरूम जाने के लिए प्रॉब्लम होगी। जब 10 गो लोग खाएंगे तो 10 गो लोग कहीं निकालने के लिए जाएंगे, तो गंदगी फैलेगा, आपराधिक गतिविधि क्या होगी, बढ़ेगी, लूट डकैती सब वगैरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर किस में चलेंगे, 12 नंबर में। शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो देखिए दोस्त, शहर वाणिज्य, व्यापार, यातायात, शिक्षा, बाजार आदि क्रियाओं को केंद्र होते हैं। अब देखिए, अब फिर क्वेश्चन आता है, तो गांव में भी तो शिक्षा होता है, यातायात होता है, व्यापार होता है, बिजनेस होता है, लेकिन बहुत ना के बराबर होता है। और शहरों में जनसंख्या ज़्यादा है, शहरों में रोड है, शहरों में साधन है, शहर में हर एक चीज़ का साधन है। गांव में अभी अब जाके बिहार के अब अनेक गांव में बिजली पहुंची है, पहले तो कुछ नहीं था, मच्छर मारो, मोमबत्ती जला के काम करो, कैसे होगा। यातायात के साधन, जब गांव में रोड नहीं रहेगा तो कोई बढ़िया सामान नहीं आ पाएगा। और शहर में रोड है, फट से फ़ोन कीजिए, आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर दीजिए,
आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। लेकिन गाँव में लेने के लिए 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि शहर में ही उसका स्टॉक होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जैसे आया सामान, तो मान लीजिए मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, आप लोग पटना के हैं, ठीक है? तो पटना में आप लोग हैं, और पटना का हर एक जिला के हेड में और जिला में क्या होता है, कोरियर वाला का, पार्सल वाला का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, मतलब स्टोरेज होता है, वहाँ पे स्टोरेज कर दिया पटना में। और आप पटना में कहीं भी जाइएगा तो 5-7 किलोमीटर में आप एंट्री कर दीजिएगा, तो वो आपके सामान 5 बजे आया ना, और उसका ड्यूटी 6 बजे तक है, तो वो आपको दे देगा उसी समय लेके। लेकिन पटना से अब उसको लेके जाना है दूसरे जगह, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, तो वह क्या करेगा, वो आपको कॉल मिलेगा। सामान तो आपका आ गया, लेकिन आउट ऑफ डिलीवरी क्या होगा, कॉल होगा। इस इसको ध्यान रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? चलिए दोस्तों, रेशम मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। इस मार्ग से एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए हुए थे। इस मार्ग से चीन में होने वाले रेशम का व्यापार होता था। चीन में होने वाले किसका व्यापार होता था? रेशम का व्यापार किया जाता था, जिस कारण इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। तो चीन में रेशम के द्वारा रेशम व्यापार होता था, जिस मार्ग के द्वारा उसे रेशम मार्ग कहते हैं। इसे एशिया और यूरोप क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। बस इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। आर्थिक संकट किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, आर्थिक मतलब होता है रुपया, पैसा की कमी, दंगी, बहुत कम हो जाना, दंगी नहीं, बहुत कम हो जाना। और संकट मतलब होता है खतरा। तो पैसे की जब कमी होगा तो खतरा होगा। जब देखिए, जब कृषि, व्यापार और उद्योग, किसी भी देश के तीन को आगे बढ़ने के लिए तीन गो चीज होता है, कृषि, व्यापार और उद्योग, मूलभूत संरचना होता है ये तीनों। इसके बिना तो हो ही नहीं सकता आगे बढ़ना। और यह तीनों क्या हो जाए, ठप पड़ जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों का दिवालिया निकल जाए, तो वह स्थिति आर्थिक संकट कहलाता है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कितना में आया था? 1929 ईस्वी में आया था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट, जो सबसे ज्यादा अमेरिका को हिला के रख दिया था साफा। बैंकों के दिवालिया निकल जाए मतलब बैंक के पास पैसा ना हो, जो जिस लोग को पैसा दिया हो बैंक, उसको पैसा नहीं मिल रहा हो। समझ में ना, लाखों लोग बेरोजगार रोड पे आ जाओ। देखिए जैसे अभी अभी श्रीलंका में तो हुआ है विश्वव्यापी, अभी देखिए श्रीलंका में हुआ है। हमारे देश से कितना गेहूं गया है खाने के लिए। आर्थिक संकट अब श्रीलंका में क्यों हुआ, इसका भी रीजन देख लीजिए, तो कारण देख लीजिए यहाँ पे। क्योंकि श्रीलंका में जीडीपी में पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, पर्यटन का, ठीक है ना। और लॉकडाउन कोरोना के चलते 2 साल वहाँ पे कोई घूमने आया नहीं। जब कोई घूमने नहीं आएगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा आएगा कहाँ से, तो आर्थिक मंदी तो आएगी ही आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया? इसका आंसर देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन द्वारा लागू की गई थी, जिसमें भारतीय अखबारों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में छापने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिस कारण इसका विरोध हुआ। इसमें देखिए मेन मेन टॉपिक को हम समझ लेते हैं, इसमें होता क्या है। कब यह लाया गया था? तो 1878 में, ठीक है। किसने लाया था? तो लॉर्ड लिंटन। जिसमें भारतीय अखबारों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध छापने पर प्रतिबंध लाया गया था। तो मतलब भारतीय अखबारों में उन्होंने बोला कि यह अंग्रेज सरकार के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं, तो इसको क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी में चलते हैं। अब हिस्ट्री तो हमारा हो गया। ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं दोस्त? आगे बढ़ते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए क्या है, उपयोगी है, उसे संसाधन कहते हैं। इनका उपयोग मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में करता है, जैसे पेड़ पौधे, घर, गाड़ी, हवा, मिट्टी, सूर्य के प्रकाश, जल, ये सब क्या है, संसाधन है। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? संसाधन किसे कहते हैं?
जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करता है, मनुष्य के जीवन को सुलभ बनाता है, आसान बनाता है, उपयोगी बनाता है, अच्छा बनाता है, स्वास्थ्य बनाता है, वह सभी के सभी क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। जैसे दवाई हमारा संसाधन है, नहीं रहेगा तो हम लोग की तबीयत खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसा हमारा संसाधन है, कुछ भी हम खरीद सकते हैं आवश्यकता की वस्तु को। गाड़ी हमारा संसाधन है, हम आसानी से कहीं जा सकते हैं। रोड हमारा संसाधन है, हम उस पे ही चलेंगे ना। रोड टूटा उटा रहेगा, मान लीजिए यह रोड चिकन है, साफ है, यहाँ पे ट्रेवल करना आसान हो जाएगा, लेकिन यह रोड हो गया यहाँ पे टूटा फूटा, वहाँ पे यहाँ पे ट्रेवल करना मुश्किल हो जाएगा। पानी हमारा संसाधन है, जल ही जीवन है कहा जाता है। हवा हमारा संसाधन है, सांस नहीं लीजिएगा तो मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो। चलिए, संसाधन में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? संरक्षण देखिए, बचाव। वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों का अति विवेक अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है, जिसमें वह समाप्ति के कगार पर पहुंच सकता है। अतः उसको भविष्य में बचाए रखना बचाए रखना के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। देखिए, बचाए रखना बहुत जरूरी है। क्यों? प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है, प्राकृतिक में जितने भी संसाधन है ना, वह लगभग लगभग सीमित है। सीमित मतलब क्या है? किसी समय में उड़ा जाएगा। क्या है दोस्त? तो सीमित है, किसी समय में वो क्या हो जाएगा, उड़ा जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला किसी समय खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, यह सब प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका बचाव बहुत जरूरी है। और बचाने का मतलब ये नहीं कि उसका उपयोग नहीं करेंगे, मतलब सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे। आप शहर में चल जाइए, गांव में लोग क्या करते हैं, देखिए समझिए मैटर को। लोग गांव में क्या करते हैं दोस्त? गांव में देखिए, गांव में लोग करते क्या है ना, कि पानी जो होता है नल खोल के छोड़ देते हैं, पानी अनाधुन गिरता है, जिसका यूज है मान लीजिए 20 लीटर का, तो वो लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं 50 लीटर। शहर में अगर 20 लीटर का यूज है तो मात्र 20 लीटर से या 21 लीटर मुश्किल से यूज होगा, क्योंकि वहाँ पे पानी की किल्लत है। इसी को बचा के रखना जरूरी है दोस्त। 18 नंबर क्वेश्चन है, वन पर्यावरण के लिए वन पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है? तो वन मतलब होता है जंगल, पर्यावरण मतलब हमारे आसपास के वस्तु है। इसके लिए आवश्यक क्यों है? देखिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी भी क्षेत्र से देखिए पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में क्षेत्र का 33% वन होना अति आवश्यक है। क्योंकि पेड़ पौधे से क्या होता है, O2 प्राप्त होता है और मनुष्य ग्रहण करता है ऑक्सीजन, तथा हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे क्या होते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो किसी क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे आवश्यक है तो पर्यावरण आवश्यक है। कितना परसेंट? तो 33%। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा, पेड़ वन नहीं रहेगा, तो पर्यावरण क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। और वन का होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वह O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस जो हम लोग सोखते हैं। और ऑक्सीजन नहीं लेगा तो हम लोग तो मर ही जाएंगे 2-4 मिनट में। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते हैं, सर्र छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा क्या होता है, संतुलन बना रहता है। चलिए बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, वीडियो कमेंट कीजिए दोस्त, कमेंट कीजिए, कोई किसी कोई प्रॉब्लम है? बोलिए एवरीबॉडी। नहीं तो बोलिएगा सर पढ़ाते चले जा रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। बोलिए एवरीबॉडी, कोई प्रॉब्लम? मुख्य मुख्य टॉपिक है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बस उसी को पढ़ना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ें। गुड, चलिए चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं। चिपक जाना, ये तो सब बता देगा सब। ये इंटरेस्टेड चिन्ह होता है, चिपको आंदोलन, सटल आंदोलन। देखो, चिपको आंदोलन का नाम है सटल आंदोलन। और सटल मतलब आदमी से आदमी नहीं, सटल आदमी से पेड़ को, सटल को चिपको आंदोलन कहते हैं। इसकी शुरुआत 1972 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के टिहरी गढ़वाल जिले से शुरू की गई थी। इसके नेतृत्व सुंदर लाल बहुगुणा था पौड़ा था। तो याद रखिएगा, 1972 में शुरुआत छत्तीसगढ़ के टिहरी गढ़वाल में के तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसमें इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ों को कटाई को रोक रहे थे। उनका कहना था, पहले हमें काटो और पेड़ काटो। तो सटल आंदोलन समझ में आ गया ना? तो सटल आंदोलन का मतलब क्या हुआ? अरे बोलिए, समझ में आई? सटल आंदोलन, पेड़ से सट जाना। अरे भाई, पहले मुझे काटो, उसके बाद पेड़ को काटना। जब इसी तरह जब आंदोलन हुआ तो उसका नाम हो गया चिपको आंदोलन, मतलब चिपक जाना। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हरित क्रांति क्या है? देखिए, हरित क्रांति की भारत में शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुई। इसमें उन्नत बीज, खाद एवं कीटनाशक के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादित में हुई चमत्कारी परिवर्तन को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक क्या है? तो एम एस स्वामीनाथन है। देखिए, मैटर को मैं आपको समझाता हूँ, हरित क्रांति क्या है। देखिए, हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ ना, तो उसके लेके भूखमरी ही भूखमरी थी 1947 से लेके। ठीक है, 1947 से लेके 1970-80 तक तो भूखमरी ही भूखमरी थी यार। तो 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति मतलब नया नया बीज का आविष्कार हुआ, तकनीकी आविष्कार हुई, और इससे खाद्यान्न में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। खाद्यान्न मतलब मुख्य रूप से धान गेहूँ, इतना ज़्यादा वृद्धि हुई। आज देखिए, इतना ज़्यादा हम लोग के पास धान गेहूँ है कि 140 करोड़ लोग खाने के बाद भी हमने श्रीलंका को कितना टन दे दिया, अफगानिस्तान को कितना ट्रक भेज दिए। तो अब बताइए दोस्त, यह सब किसका देन है? हरित क्रांति का देन है। तो हरित क्रांति का मतलब उन्नत बीज, मतलब सुंदर अच्छा बीज आवे। अब एक बात बताइए, कारण देते हैं हम। जैसे मान लीजिए गेहूँ है, यह गेहूँ का पौधा है, मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा। यह क्या है दोस्त? गेहूँ का पौधा है। ठीक है, यहाँ से, और यह गेहूं का पौधा यहाँ से जब फरेगा तो बाली निकलेगी इसकी। इस बाली में दाना धरेगा, मान लीजिए 5 गो, और एक अच्छा बीज जब आएगा, यहाँ फिर एक हमने गेहूं का पौधा लिया एक, तो इसमें जो बाली धरी, वह उसमें बाली में दाना कितना धरे? 10 गो। बाली में कितना दाना धरा? तो 10 गो दाना धरा। तो अब दोस्त आप बताइए, यह 10 गो यहाँ पे दाना है एगो बाली में, और यहाँ पे मात्र 4 गो दाना है। तो यहाँ बीजों की संख्या ज़्यादा होगी, तो बीज की संख्या ज़्यादा होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो भुखमरी कम होगी। यह था हरित क्रांति। इसके जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में। जल संसाधन के उपयोग को लिखें। जल संसाधन का क्या लिखना है दोस्त? उपयोग को लिखना है। चलिए, मैं यहाँ पे उपयोग बताता हूँ। जल संसाधन का उपयोग निम्नलिखित है। 1 नंबर है पेयजल के रूप में, सही है, पीने के लिए। 2 में कारखाना के रूप में, कारखाना में इसका प्रयोग किया जाता है, साफ सफाई। विद्युत उत्पादन में सही है। मत्स्य पालन में सही है। सिंचाई में, सिंचाई मतलब पानी का पटाना। जल में हम मछली पाल सकते हैं। चलिए बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है? 21 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किससे चलेंगे? तो 22 की तरफ चलेंगे। देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग क्या है? इसके नाम को लिखें। वे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, उन उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे चीनी, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग। उसे हम कृषि, देखिए अब सूती कपड़ा बनेगा तो कपास से बनेगा, और कपास हमारा टेरिस पे, तो कपास जो होगा वह खेत में होगा। तो कृषि करके जो बनता है ना उद्योग, उसका कच्चा, जैसे चीनी, चीनी बनता है दोस्त गन्ना से, ईख से। और गन्ना कहाँ होता है? गन्ना छत के ऊपर थोड़ा होता है, गन्ना खेत में होता है। तो खेत में जो काम होता है उसे हम कृषि कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? रेशम यही हो गया, कृषि से सब हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे 23 है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं तथा उनके कौन फसल उगाया जाता है। जलोढ़ मृदा, देखिए सबको सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं और उनमें कौन फसल उगाया जा सकता है। चलिए, जलोढ़ मृदा वाले विस्तार वाले राज्य के नाम, इसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, असम है, बंगाल है। इन राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार अधिक है। और जलोढ़ मृदा में कपास, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि फसलें उगाया जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जलोढ़ मृदा कहाँ पे है? तो बिहार, यूपी, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। ठीक है ना? और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन फसल उगाया जा सकता है? कपास, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? ये भी 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सब।
देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। यह बिहार से क्वेश्चन है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में कृषि का 24% योगदान है। इन सभी कारणों से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। देखिए, भारत के दो दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और बिहार के 80%, बाप हो बाप, बिहार के 80% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर, यानी पाँच चौथाई भाग, 5 हिस्सा में 4 हिस्सा कृषि पर निर्भर है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। भूगोल के उसके बाद आपको राजनीति का आएगा, उसके बाद आपदा का क्वेश्चन आएगा, उसका इकोनॉमिक्स का आने वाला है, अर्थशास्त्र का। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए दोस्त, एवरीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन है, उदारीकरण किसे कहते हैं? देखिए दोस्त, उदारीकरण का मतलब होता है सरकार द्वारा उद्योग लाइसेंस एवं व्यापार में थोड़ी छूट देना ही उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण के नीतियों से उद्योग धंधा का विकास होता है, जिससे बेरोजगारी दूर होती है। उदारीकरण में आप लोग को एकदम ठेठ भोजपुरी में समझा देते हैं। देखिए, सरकार क्या करता है कि आप, मतलब कि उस लायक नहीं है ना, फिर भी आपको लाइसेंस दे देगा कि जाइए एक काम कीजिए। जैसे मान लीजिए, लोन देने के लिए आपके पास अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए, खेत के रसीद चाहिए, वो मतलब बहुत चाहिए, और बिहार में वो सब डॉक्यूमेंट, बिहार में क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है ना? बिहार में वो सब नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो सरकार कहता है ठीक है, ले जाओ, हो जाएगा। मतलब छूट देता है कि आप जानबूझ के पैसा लीजिए और ये सब धंधा कीजिए ताकि बेरोजगारी दूर हो। इसे हम उदारीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं, जितने भी बीज बेच रहे हैं, बीज कीटनाशक लोग बेच रहे हैं, तो बीज और कीटनाशक बेचने के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर किए हो, बीएससी 4 साल के कोर्स। लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्या किया, जो लोग दुकान खोल के बैठे थे ना, वही लोग क्या कर लिए, उन्हीं लोग को 1 साल में संडे को ट्रेनिंग दे दे के 52 को, और डिग्री दे दी, मतलब कि लाइसेंस दे दिया, ले जाइए लाइसेंस आपका हो गया। तो उदारीकरण नीति हुई। बीएससी तो कोई किया नहीं था, तो सरकार क्या हुआ, यहाँ पे छूट दे दिया। उदारीकरण का मतलब होता है छूट देना। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। 26 है, वायु परिवहन की विशेषता को लिखे। तो वायु परिवहन की विशेषता निम्नलिखित है। वायु परिवहन की विशेषता क्या है? निम्नलिखित है। अब क्या है, इसको देख लीजिए। सभी वायु परिवहन सभी परिवहनों से तीव्रता साधन है। सही बात है। मान लीजिए आपको मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो आप रोड से जाइए, ट्रेन से जाइए और प्लेन से जाइए। तो प्लेन से, वायु परिवहन से आप क्या कीजिएगा? जल्दी पहुंच जाइएगा। वायु परिवहन महंगा होता है। सही है, ये तो महंगा तो है। इसमें समय का बचत होता है, ये भी सही है। तो यह उसका हो गया विशेषता। आपको जो एग्जाम में 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में वन संपदा की स्थिति कैसी है? तो बिहार में वन संपदा के अभाव है। यहाँ के भूमि का मात्र 7% हिस्से पर ही वन है। कितना परसेंट दोस्तों? 7% वन है। बिहार के लगभग 17 जिले में वन समाप्त हो चुके हैं। वाह वाह वाह। बिहार में वन का बहुत ज़्यादा अभाव है। पूरे आप मतलब क्षेत्रफल का, भूमि का मात्र 7% वन है, और 17 जिला खत्म है। पश्चिमी चंपारण जिला में वन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की तरफ। बिहार में कृषि की समस्या को लिखें। बिहार में कृषि की क्या क्या समस्या है? देखिए, बिहार में कृषि की समस्या, यह भारत में जो समस्या है वो बिहार में लगभग सेम है दोनों। जो आप पूछेगा वो आप लिख सकते हैं। मृदा की कटाई, बाढ़, सुखाड़, उन्नत किस्म और बीज का न मिलना, मानसून पर निर्भरता, जनसंख्या वृद्धि। देखिए, किसी भी चीज़ की समस्या पूछे ना दोस्त, तो जनसंख्या वृद्धि सबसे पहले कीजिएगा। जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या हर एक चीज़ का समस्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, चकबंदी भी बिहार में नहीं है। सब समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समय का अभाव है। तो यहाँ देखिए, यह हमारा 10 काठा खेत है। एक आदमी है तो 10 काठा खेत का मालिक है। उसका 4 गो बेटा हुआ तो इसमें 4 गो हिस्सा लग जाएगा। अब देख बताइए, तो यहाँ पे पहले जो खेत जोताता है ना दोस्त, इसको मैं फिर यहाँ समझा देता हूँ। जब खेत जोताता है तो कोना छूट जाता है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे ट्रैक्टर यहाँ नहीं घूम पाता है। अब यहाँ पे एक खेत था तो 4 गो कोना हुआ, अब 4 गो खेत हो गया तो 16 गो कोना हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए कितना कोना हो गया, गिनते रहिए।
तो यहाँ पे 4 गो और 4 गो 16 गो कोना होगा, तो 16 गो कोना अब ज़्यादा खेत छूटेगा। उत्पादन 16 गो डनेर हो जाएगा, बीच में यह डनेर हो गया, उस पे कोई बुआई नहीं होगी, तो क्या होगा, बढ़ती हुई जनसंख्या भी क्या हुआ, बहुत बड़ा खतरा हो गया। कृषि की समस्या, मानसून पर निर्भर होना, मानसून का मतलब बारिश होगा तो होगा, धान नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर लोग के पास पंपी सेट नहीं है, अधिकतर लोग के पास सिंचाई करने के साधन नहीं है, तो क्या करेंगे। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, वह उद्योग जिसमें सामानों का उपयोग उपभोक्ता खुद उपयोग के लिए करता है, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए जो आदमी उपयोग करता है, जैसे चीनी उद्योग, बिस्कुट उद्योग, हम लोग उपयोग मैंने डायरेक्ट खाते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। देखिए उपभोक्ता हम लोग साइकिल के भी हैं, उपभोक्ता हम लोग बिजली के भी हैं, लेकिन जो डायरेक्ट यहाँ पे होता है वो उपभोक्ता हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, कपास आदि की फसल उगाई जाती है। नदियों द्वारा जो मिट्टी को बहवा के लाया जाता है ना, कटाई करके, तो उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है ना। और इस मृदा में कौन कौन फसल होती है दोस्त, तो कपास होती है, गन्ना होता है, गेहूं होता है, ये सब होता है, चावल होता है। चलिए हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन कवर कर लिए, और शास्त्र में चलेंगे इकोनॉमिक्स में, इसमें भी 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। देखिए आर्थिक क्रिया क्या है, वे क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कृषि करना, शिक्षा देना, मजदूरी करना, व्यापार करना, वकालत करना, जजमेंट देना, बिजनेस करना, दुकान चलाना, ठीक है ना, किसी का नाली सफाई करना, रोड बनना, उसमें काम करना, माने जिससे पैसा प्राप्ति होती है, पैसा के लिए जो हम काम करते हैं उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए जल्दी, एक मिनट में दिमाग में घुस जाएगा, कहीं डाउट लेने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा मजा आने वाली चीज़ है दोस्त। देखिए वीडियो को सब कुछ शेयर कर लीजिए यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, इतना अच्छा समझा रहे हैं, वीडियो को सब कुछ शेयर कीजिए, एवरीबॉडी शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए, जो लोग न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। एग्जाम के समय तक आप लोग को मैथ साइंस पूरे 6 विषय को पूरा कंप्लीट करके भेजेंगे। चलिए दोस्त आर्थिक क्रिया हो गया, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ। डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक कार्ड होता है, जिसके माध्यम से ग्राहक अपनी बैंक जमा राशि को निकाल सकता है, इसे एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। यह एक प्रकार के प्लास्टिक कार्ड होता है। एटीएम नहीं देखे हो, 24 घंटा अलाउ होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका पूरा नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 33 में आएगा, बिहार के पिछड़ेपन के कारण को लिखे, और इसके बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एगो कारण हो जाएगा। दूसरा कारण हो जाएगा आधारित संरचना का अभाव, और इसमें हम बता देते हैं। तीसरा कारण हो जाएगा कृषि पर निर्भरता। चौथा कारण हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा। पांचवा कारण हो जाएगा औद्योगिकरण पिछड़ापन। छठा कारण हो जाएगा गरीबी। सातवां कारण हो जाएगा खराब विधि व्यवस्था। अब इसको मैं हम एक एक करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, खूब ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद कुशल प्रशासन के अभाव 8 नंबर में हो जाएगा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन कारण, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में आता है, ठीक है। जनसंख्या को जनसंख्या देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और इसके दूर करने के उपाय, दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के आर्थिक पिछड़न का पहला कारण है। अभी बताया ना, एगो खेत रहेगा, मान लीजिए मैं आप लोग को अभी समझाया था, एगो खेत रहेगा तो उसमें 4 गो जनसंख्या जब बढ़ेगी, 4 गो हिस्सा लगेगा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, 4 गो डोनर बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा और खाद्यान्न क्या होगी, घटेगी। और इस पे कंट्रोल कर लेंगे तो यह दूर करने के उपाय हो जाएगा। चलिए दोनों में आर्ट आधारित संरचना का अभाव, यहाँ पे शिक्षा नहीं है, देश भर में शिक्षा से सबसे पीछे है, सड़क नहीं है, बिजली व्यवस्था नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा से नहीं है, तो यार पीछे रहेगा ही रहेगा। और इसी को जो बढ़ा देंगे तो दूर करने के उपाय भी हो गया। कृषि पर निर्भरता, यहाँ के 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बताइए कृषि में बहुत नुकसान है,
तो कृषि पर निर्भर है, तो कैसे होगा? तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, 100% प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं, और इसको कृषि को बढ़ा देंगे तो यह समस्या दूर हो जाएगा। बाढ़ और सूखा की क्षति। देखिए, बिहार के कोसी नदी को शोक नदी कहते हैं, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, बिहार का ये हमने क्या बना दिया, मैप बनाया, ठीक है ना। यह बिहार के क्या हो गया, मैप हो गया। बीचों बीच गंगा नदी काटती है। बीचों बीच कौन क्या काटती है दोस्त? यह गंगा नदी होती है। इसको उत्तरी बिहार कहते हैं और इसको दक्षिणी बिहार कहते हैं। यह सब बाढ़ प्रभावित इलाका है, नेपाल से आता है इधर नदियाँ। और यह सूखा इधर ज़्यादा पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण पिछड़ा, यहाँ पे उद्योग है ये नहीं है बिहार में। हाँ जी, साला उद्योग है ये नहीं है यहाँ पे। जितने साला गवर्नमेंट बना सब चोर बना है। शिक्षा ये नहीं है, सब यहाँ पे जातिवाद धर्म, ऐसे धर्म जाति सब देश में चलता है, सब जगह चलता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा चलता है। साले नेता लोग को उठा के फेंक दीजिए, साला एक उद्योग नहीं बैठ रहा है। नीतीशवा है साला चिलम पी रहा है, सब कहाँ उद्योग बैठा रहा है? सब उद्योग बैठाएगा तब ना। नेता लोग का बहुत ज़्यादा कमी है इसमें। उसके बाद आएगा गरीबी। वास्तव में बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बिहार की गरीबी भी है। अब बताइए, जब कुछ नहीं रहेगा तो गरीब तो होबे करेगा ना भाई, क्यों नहीं होगा गरीब? खराब विधि व्यवस्था। अब खराब विधि व्यवस्था देखिए, किसी भी राज्य में विकसित होने के लिए शांति तथा सुव्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ लालू भाई थे तो क्रांति पैदा कर दिए थे। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो क्रांति पैदा कर दिए थे। पैसा लोग कमा के आओ लूटवा देते थे। अब बताइए, इतना प्रॉब्लम विधि व्यवस्था थी। नीतीश भाई उसे राहत दिए हैं, लेकिन अभी उद्योग तो है नहीं यहाँ पे। कुशल प्रशासन का अभाव। प्रशासन भी है तो अधिकतर प्रशासन भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है, चोर है, पैसा लेके क्या कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। तो यह नहीं होनी चाहिए। इसी को दूर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था सब क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और सामाजिक अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं निजी व्यक्ति का स्वामित्व होना होता है। यह पूंजी और समाजवाद के बीच का रास्ता होता है। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में क्या है दोस्त? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यहाँ पे भारत में। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में जिसमें उत्पादन के साथ पूंजीपतियों का अधिकार है, जैसे अमेरिका। समाजवाद जैसे रूस, चाइना। और मिश्रित जैसे भारत। इसमें इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य में आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसका मतलब होता है जो विकास लंबे समय तक चले। देखिए, वर्तमान नहीं, जैसे हम अपने बेटा के बारे में भी सोच रहे हैं और आगे बढ़ते रहें, लगातार बढ़ते रहें, उसे हम सतत विकास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक कार्य करके जो पैसा मिलता है उसको, उसे हम उसे आय कहते हैं। मजदूरी जो धन कमाता है उसे उस व्यक्ति का आय होता है। आय से किसी भी व्यक्ति का जीवन चल पाता है, चलता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? किसी भी सहकारी अथवा गैर सहकारी सरकारी सेवाओं का उपयोग करना वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का प्रमुख अंग है। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था क्या है दोस्त? प्रमुख अंग है। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की तरफ। अब पढ़ेंगे राजनीति। क्या पढ़ेंगे दोस्त? तो राजनीति पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है? तो देखिए, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देखिए, जहाँ लोगों का शासन उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोग चाहे तो सर मोदी जी को हटा सकता है, लोग चाहे तो जो बाइडेन को हटा सकता है अमेरिका के। यह लोकतांत्रिक देश है। लोगों के शासन हो, लोगों के भलाई के लिए काम हो, लोकतंत्र। और राजतंत्र में राजा के बेटा राजा बनता है, लोकतंत्र में राजा के बेटा राजा नहीं बनता है। जो उस लायक होगा वही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है 39 नंबर, सांप्रदायिकता क्या है? अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना, मानना, दूसरे धर्म को हीन समझना ही सांप्रदायिकता है। इसमें आपसी हिंसा बढ़ता है। देखिए, हिंदू मुस्लिम विवाद ये सांप्रदायिकता का एक प्रमुख उदाहरण है। किसी धर्म को बढ़िया श्रेष्ठ समझना और दूसरे के धर्म के नीच समझना, हीन समझना, ये सांप्रदायिकता क्या है? उदाहरण है। यह सांप्रदायिकता किसी भी देश के लिए क्या है? खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। खतरा नहीं, बहुत बड़ा खतरा है।
क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्यों? क्योंकि देखिए भारत में अनेक धर्म के लोग हैं, ठीक है ना, और सभी धर्म को यहाँ पे क्या दी गई है, छूट दी गई है। किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है, सभी धर्म को समान अधिकार मिला है। भारत में आप किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमारा संविधान भी देता है। हिंदू है तो अपना सब पर्व त्यौहार छुट्टी होता है, मुस्लिम को भी पर्व त्यौहार को राष्ट्रीय छुट्टी छुट्टी होती है, राजकीय छुट्टी होती है, उनको भी अपने स्वतंत्रता है। सिख भाई, ईसाई धर्म, सबके धर्म को अपने अपने पर्व मनाने का छूट होती है, स्वतंत्रता होती है। यहाँ तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए नहीं प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अरे वीडियो को सब कोई लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब कोई एक दूसरे के पास शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग न्यू जुड़े हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखेंगे हम लोग। महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए नगर परिषद अपने बीच महापौर का चुनाव करती है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। महापौर को नगर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। महापौर नगर निगम की सभापति होता है। जैसे पटना नगर निगम की जो मुख्य लोग होंगे उसे महापौर का, जैसे गांव में मुखिया का चुनाव तो है, प्रधान का गांव में जो होता है ना दोस्त, देखिए गांव में तो मुखिया या प्रधान का चुनाव होता है, उसी तरह नगर में महापौर का चुनाव होता है, नगर परिषद का, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब महापौर जो होता है दोस्त, खूब ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। महापौर जो होता है वहाँ का मतलब कि प्रथम व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून सांसदों और विधायकों के लिए बनाया गया था। यह कानून उन्हें अपने दल को बदलने से रोकती है, जिसके तहत कोई भी चुनाव जीतकर अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता है। दल बदल कानून, एक दल से दूसरे दल में जाना, दल बदल कानून दल बदल है। और इसको क्या होता है, रोका जाए। यह किस पे, राष्ट्रपति पे लागू नहीं होता है, उपराष्ट्रपति लागू नहीं होता है, यह सांसद और विधायक पे लागू होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे नीतीश कुमार को देखिए पलटू चाचा कहा जाता है बिहार के, क्योंकि बीजेपी में गए, फिर लालू में गए, फिर बीजेपी में गए, फिर लालू में चले गए। यह हो गया दल बदल कानून। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपदा, अब आपदा माने होता है विपदा। क्वेश्चन नंबर 41, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको 4 नंबर में आता है, 2 1 नंबरिया और एगो से 2 1 नंबरिया और 2 2 नंबरिया। देखिए आपदा क्या है, प्राकृतिक एवं मानवीय आपदा को समझाएं। आपदा का अर्थ होता है विपदा, माने आपदा का मतलब होता है जिससे जो आने के बाद आपको रोना आ जाए, आप होपलेस हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका व्यापार ठप हो गया, भूकंप आई, घर गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, यह सब आपदा है जिसके कारण आप दुखी हो जाएं, रोने लगे। जैसे बाढ़ का आना, भूकंप आना, आतंकवाद, मारकाट, दंगा, एक्सीडेंट होना, ये सब क्या है, आपदा है। आपदा दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो होता है दोस्त, प्राकृतिक आपदा जो होता है वह प्राकृतिक द्वारा होता है। वे आपदा जो मानव के दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक द्वारा होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ का आना, भूकंप होना, सुनामी, चक्रवात, तड़ित, तूफान, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। यह हम नहीं लाते हैं लेकिन परिणाम हमारा भी होता है। वन काटेंगे तो यार सुखाड़ आएगा, तो आपदा आएगी ही आएगी, सुखाड़, बाढ़, भूकंप। और मानवीय आपदा में क्या होता है, जो आदमी स्वयं करता है। मानवीय आपदा में क्या होता है, जो आदमी स्वयं करता है। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, सीधे आदमी जिम्मेवार होता है। जैसे आतंकवाद, यह भगवान थोड़ो कराते हैं, अल्लाह थोड़ो कराते हैं, गॉड थोड़ो कराते हैं, आदमी खुद ठोका ठोकी करता है सब। सड़क दुर्घटना, 90 स्पीड में गाड़ी चलाइएगा, ईयरफोन लगा के तो ठोकाइएगा ना, तो यह हो जाएगा मार काट, दंगा फसाद, एक्सीडेंट होना, यह सब क्या हो जाएगा, मानव आपदा। अब है भूकंप क्या है, क्या क्वेश्चन है दोस्त, तो भूकंप क्या है, यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भूकंप क्या है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी को अचानक कांपने या ठठराने को भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी नाचने लगता है ना दोस्तों, भूकंप, उसे भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, यह पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, इसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या होता है,
पृथ्वी को अचानक कांपने या ठठराने या नाचने को भूकंप कहते हैं, डांस करने को। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, आज जो शाम का क्लास होगा वह होगा 7 बजे से। शाम की जो क्लास होगा, मैटर को खूब ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे। शाम को आपको जो क्लास होगा वह होगा 7 बजे से, और वह होगा साइंस का, SCIENCE, जिसको हम लोग कहते हैं विज्ञान। ठीक है ना? उसमें बढ़ चढ़ के आप लोग भाग लीजिएगा। उसमें साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसके बाद साइंस का सब्जेक्ट होगा, मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, उसके बाद हिंदी का आएगा। हिंदी का देखिए दोस्त, हिंदी का 500 जो क्वेश्चन है, मैं आप लोग को मैथमेटिक्स क्लास 2 घंटे के वीडियो में डाल दिए हैं, उसी में से पूरे के पूरे क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। एक को क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, 50 में 50 आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड बाय।